नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और इस वक्त पिछले कुछ घंटों से जो उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित विषय रहा वो रहा मुलायम सिंह यादव के द्वितीय पुत्र प्रतीक यादव के निधन का मामला। और उनके निधन के बाद उनकी अंत्येष्टि, फिर किस तरीके से भावनाएं वहां उमड़ी, पसैपई परिवार वहां एकजुट दिखाई पड़ा, और किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे उनकी आकस्मिक मौत हुई। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ परिवार के बेहद करीबी और प्रतीक यादव के परिवार के संकट में हमेशा साथ रहने वाले परिवार के एक सदस्य तरीके मुकेश बहादुर सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। ये ये नमस्कार। मैं समझ सकता हूँ कि नमस्कार अमनीश जी। ये काफी कठिन वक्त रहा आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आपकी पारिवारिक नजदीकी प्रतीक यादव अपर्णा के परिवार से काफी ज्यादा है। और खास तौर पर दुख की परिस्थितियों में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे, और हाल के दिनों में और भी कुछ ऐसी घटनाएं रही जिनके नाते आपकी इस तरह की घटनाओं में या इस तरह के मौकों पर जो है उपस्थिति ज्यादा रही। लेकिन ये घटना जब सुबह कितने बजे आपको मुकेश जी ये जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, या किस तरीके से प्रतीक की तबीयत खराब है या क्या है? थोड़ा दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में हुआ था। अब तो घटना को कुछ वक्त भी बीत चुका है। देखिए अवनीश जी, मैं तो कई बार पहले चैनलों पे बता चुका हूँ। और ये दुखद घटना तो थी ही थी, क्या दुखद घटना है। और मुझे जानकारी लगभग 7:30 पौने 8 बजे के आसपास मिली। और वो भी इसलिए मुझे लेट सूचना, थोड़ा 1 डेढ़ घंटे लेट मिली, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और जल्दी उठने के बाद मैं अपना मोबाइल ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं अपने काम कर सकूँ। तो जैसे ही मैंने मोबाइल को ऑन किया तब तक सोशल मीडिया पे फ्लैश हो चुका था और मुझे भी कॉल आने लगे थे। तो ये एक बड़ी घटना थी, जो जिस परिवार से मैं इतना इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ। अपर्णा मुझे भाई मानती हैं। और दोनों बच्चियों को आपने कई बार सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी देखा होगा कि वो बच्चे भी मुझे कितना प्यार करते हैं। तो मेरे लिए तो शॉकिंग थी और मेरी पत्नी के लिए भी शॉकिंग थी। जैसे ही हमने ये खबर फ्लैश हुई और हमें पता चला, हम लोगों ने तुरंत जो है फ़ोन करना शुरू किया। और 5-7 मिनट बाद अपर्णा जी से भी बात हो पाई और भी लोगों से बात हो पाई। तब तक जो बॉडी थी वो डिक्लेयर हो चुकी थी। और उसके बाद उसको मॉर्चरी भेज दिया गया था, तो हम सीधे मॉर्चरी पहुंचे थे। और मतलब एक तरीके से हमारा जो मेंटल स्टेटस था वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और कुछ भी हम बताने की स्थिति में इसलिए नहीं थे क्योंकि कुछ हमें ही पता भी नहीं नहीं पता, रहा। क्योंकि एकदम से हुआ। तो जब तक कोई फैक्ट सामने ना हो और तब तक आप किसी को कोई बयानबाजी कर दें हम्म। और उसका अर्थ का अनर्थ होने लगे, तो ये करना नहीं चाहिए। और हम्म। मेरी सभी से सलाह रहती है कि बिना जानकारी के और बिना साइंटिफिक उसके जो है कभी भी कोई बात जो है मीडिया को नहीं बोलनी चाहिए। तो हम्म। हम मॉर्चरी पहुंचे, वहाँ पोस्टमार्टम शुरू हो चुका था। और अपर्णा जी के जो ब्रदर हैं अमन, वो वहाँ थे, उनके फादर थे। थोड़ी देर में अखिलेश जी आ गए। तो वो कहने का ये मतलब है कि वो घंटे कैसे बीते पता ही वो नहीं। हम लोग समझ सकते हैं, मैं और मेरी पत्नी समझ सकते हैं, उनके और जो परिजन है वो समझ सकते हैं कि बहुत ही दबाव भरे थे। लगातार अपर्णा जी से बात हो रही थी। और मुझे लगता है कि जितने मुंह उतनी बातें। मीडिया में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा आसाम, कोई कह रहा दिल्ली। जबकि अपर्णा जी सोमनाथ में थी, वहां से बॉम्बे अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर के आई, अहमदाबाद से लखनऊ की फ्लाइट लेकर आई। और हम लोग पोस्टमार्टम होने के बाद उनका वेट भी कर रहे थे। उसके बाद बॉडी को लेकर के घर गए। और मैं भी देख के बड़ा आश्चर्यचकित था कि जिसको जो मन आ रहा है वो खबर चला दे रहा है बिना वेरीफाई किए। हम्म। हमने मीडिया से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि आप कोई भी खबर तब तक न चलाएं जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट जिसको वैलिडेट कर करके डॉक्टर से, सीएमओ से, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से ना आ जाए, तब हम्म। तक किसी भी परिवार पर कोई भी उंगली उठाना, टिप्पणी करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं हाथ जोड़ गया और मीडिया, मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे मीडिया का कि उन्होंने इस बात को समझा और धीरे धीरे जो नैरेटिव बिल्टअप हो रहा था उसको सही डायरेक्शन में उन्होंने किया। और जो बात हम शुरू से कह रहे थे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कॉज थी डेथ की, वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शाम को स्टैब्लिश हुई। तो लेकिन क्या है, मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शुरू में तो उन्होंने अलग लाइन ली। जैसी इंफॉर्मेशन लेकिन मिलती मेरे गई उसके थ्रू आगे बढ़ते वो गए, और फिर वो उनकी भी कोई गलती नहीं है, जैसी इन्फॉर्मेशन मिली वैसे चलाया। लेकिन जैसे ही मैंने फैक्ट्स रखे कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक वेट करें, और उन्होंने बात को समझा। और लगभग कमोवेश सभी चैनलों पे मेरा इंटरव्यू हुआ।
बात को समझा, वाइफ ने भी कुछ जगह बोला, और मैं बार बार आपको इसीलिए मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। अब मुझे ये बताइए कि अब मतलब अब तो घटना को काफी वक्त हो चुका, अब आपकी जानकारी में भी आया हुआ, दरअसल हुआ क्या? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने अवनीश जी, कि दरअसल हुआ क्या। देखिए क्या है, जब आप किसी को नहीं जानते तो बिना जाने, बिना वेरीफाई किए, बिना हिस्ट्री को जाने आपको किसी को भी खबर नहीं चलानी चाहिए। हम्म। अब चूंकि प्रतीक जी है नहीं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपने देख लिया कि कैजुअल डेथ ठीक। थी, कार्डियक अरेस्ट था। प्रतीक जी थोड़ा बहुत अस्वस्थ रहते थे, क्योंकि हर आदमी लाइफ में अस्वस्थ है, जिसको भी, मुझे भी देखोगे, मुझे भी कोई परेशानी होगी, आपको भी होगी, किसी और को होगी, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है। तो कोई व्यक्ति क्या अपने जीवन में बीमार नहीं हो सकता। तो पहले तो सबसे बड़ा फैक्ट है कि अगर प्रतीक जी की आप बात कर रहे हैं, तो प्रतीक जी की लाइफ में क्या चल रहा था, इसमें किसी को सरोकार इसलिए नहीं होना चाहिए कि कभी की दूसरे की प्रिवेसी में इन्वेड नहीं करना चाहिए। प्रतीक जी बीमार थे, नहीं बीमार थे, अस्वस्थ थे, नहीं अस्वस्थ थे, भाई क्या हम लोग आपका पोस्टमार्टम करते हैं क्या? मतलब क्या हम लोग दिन भर बैठ करके फलाना एक एडिटर दूसरे का बीमार है पोस्टमार्टम या नहीं बीमार, कर। तो नहीं करना चाहिए। तो क्या है, प्रतीक जी अस्वस्थ थे, स्वस्थ थे, इसमें अब किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब ये घटनाक्रम खत्म हो चुका है। अब परिवार दुख में है और 13वीं का संस्कार सामने होना है। तो मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब जो है वो किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो जैसे एक चीज इसमें जो कही जा रही थी, जैसे जी, कुछ डॉक्टर्स के भी बयान आए मेदांता हॉस्पिटल के, और उनकी तरफ से भी कहा गया कि भाई उनको, जिस तरह आपने बताया कि उनको क्लॉटिंग का जो इशू था, जो बीमारी थी जिसका ट्रीटमेंट वो करा रहे थे, ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। ये अच्छा, चूंकि वो, देखिए अच्छा, चूंकि एक और परसेप्शन है, उनके फादर इन लॉ का एक फेसबुक पोस्ट भी बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। अ, वो फिटनेस फ्रीक थे, ये मैं और आप सब जानते हैं। और शायद इसलिए ये चर्चा का विषय बना कि एक आदमी जो इतना फिट है, और जिसने कम से कम, जब एक उनका मैं वो तस्वीरें भी देखा हुआ हूँ, और मुझे अगर थोड़ा बहुत ध्यान आता है, तो जब वो थोड़े हेल्दी थे, और उस वक्त की भी मुलाकातों का दौर मुझे याद है, क्योंकि हम मैं लोग तो आपकी कॉलेज। बात को अवनीश भाई इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म। पोस्ट कोविड हम्म। जितने भी फिटनेस फ्रीक लोग थे, आपने देखा होगा, अगर आप पोस्ट कोविड लिस्ट उठा के देख लें, हम्म। तो अब आप कुछ नहीं कह सकते कि किसको कब क्या हो जाएगा, कौन कोलैप्स कब कर नो जाएगा, डाउट। किसको स्ट्रोक होगा। मतलब हाँ, पोस्ट लोग कोविड जिम्स तो में ये मरे हैं, सारी लोग जिम्स सारी में सारे ट्रेडमिल्स पर मर गए हैं। ट्रेडमिल्स सारे पर लोगों मिथ की एंड मौत हो गई। कॉन्सेप्शन। कितने लोग तो ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते डेथ हुई है। राजू श्रीवास्तव मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम्म। फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष थे, वो भी फिटनेस फ्रीक थे, रोज रोज ट्रेडमिल पे दौड़ते थे। तो ये मिथ एंड कंसेप्शन है। पोस्ट कोविड सारे मिथ एंड कंसेप्शन बदल गए कि कोई फिटनेस फ्रीक होगा तो उसको कुछ नहीं होगा। ये सब नहीं है। तो फिटनेस फ्रीक होना, प्रतीक जी थे, एनिमल लवर थे, ये सब फैक्ट है अपनी जगह पर। लेकिन पोस्ट कोविड कभी किसी को कुछ हो रहा है, कोई कहीं कोलैप्स कर रहा है, तो ये सब बातों का कुछ साइंटिफिक वो नहीं है, कब किसको क्या हो जाएगा। आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, मैं आपको 100 नाम बता सकता हूं जो फिटनेस फ्रीक रहे होंगे, और जो स्ट्रोक हुआ या कार्डियक अरेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ, 100 नाम मैं आपको लाइन से गिना सकता हूं, जिनको आप लोग भी जानते होंगे। तो हम्म। इसलिए अब इस बात में कोई भी वो नहीं है कि वो फिटनेस फ्रीक थे इसलिए ऐसा हुआ। अब होनी को कोई नहीं टाल सकता। प्रतीक जी को हमारी श्रद्धांजलि है। प्रतीक जी हम लोग के परिवार से जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे इंसान थे, विनम्र थे। अब जो होना था वो हुआ, और वो दुख दुख जो है उस परिवार पर है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो छोटी वाली ब्लश जो है कात्यायनी, देखिए, उसकी फोटो फोटो अखिलेश जी के साथ वायरल हुई। मुझको बहुत ज्यादा प्यार करती है, मेरे साथ सैकड़ों फोटो मैंने होंगी। आपके साथ भी उसकी मुझ फोटोग्राफ्स देखी हैं अभी। मैंने सेल्फी लगाई थी, वो उस मतलब जिस दिन हमने क्रिमेशन किया उसके अगले दिन फोटो आ करके वो मुझको लिपट गई, और मुझसे कहती है भोलेपन से कि मामा मैंने नहाया नहीं है। मैंने कहा बेटा तुम्हारी पसीना भी मेरे लिए खुशबू है। तो एक छोटा सा बच्चा जो वायरल हो रहा है, आपने कल अस्थि विसर्जन की उसकी फोटोग्राफ देखी हाँ, होगी। मैं देखा आई वो लव यू हम्म। आई लव यू पापा का वो जो है प्ले कार्ड कार्ड, प्ले लेकर के, कार्ड। वो प्ले कार्ड लेकर के बैठी हुई है। तो अब जब परिवार इतने बड़े दुख से गुजर रहा है, और मैं उस दुख का हिस्सेदार हूं, क्योंकि ये दुख मेरे लिए भी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस पे कोई भी टीका टिप्पणी, आर्ग्यूमेंट्स, बहस, सबको मैं हाथ जोड़ता हूं कि अब सब लोग बंद कर दें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब किसी पर ये करना कि वो उनके भाई ऐसा करते थे, वैसा करते थे, फलाना इतनी कंपनी, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है।
परिवार के दुख में सब लोग हिस्सेदार बने और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें, शोक संवेदनाएं। जो तस्वीरें आई सामने, खास तौर पर उस भावुक पल में जब लोग अपनी अंतिम विदाई दे रहे थे प्रतीक यादव को, और पहले तो आवास पर जब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अखिलेश जी आए, पूरा सैफई परिवार आया। आप भी जानते हैं कि कुछ न कुछ मतभेद रहे पहले, लेकिन यहाँ परिवार एकजुट दिखाई पड़ा, और शायद मुझे लगता है परिवार का कमोबेश सारे सदस्य, चाहे शिवपाल जी रहे हों, आदित्य रहे हों, अंशुल रहे हों, तेज प्रताप रहे हों, महिलाएं सारी, चाहे डिम्पल यादव रही हों या सरला जी रही हों, या जो लोग भी और भी हैं, वो सब के सब वहां मौजूद थे। ये भावनात्मक रूप से किस तरह का माहौल था? आप तो वहां पर मौजूद थे। अवनीश जी, कोई एक परिवार मुझे आप बता सकते हैं क्या कि जिसके परिवार में मतभेद नहीं हो? कोई एक परिवार बता दिए कि ये बड़ा आदर्शवादी परिवार है, इसके परिवार में मतभेद नहीं है। हर व्यक्ति, हर परिवार जिसने जन्म लिया है, उसके परिवार में छोटे बड़े, कभी प्रोफेशनली, कभी पारिवारिक मतभेद होते ही हैं। तो हम्म। कोई किसी को कंसर्न नहीं होना चाहिए कि किसी यादव परिवार में या इतने बड़े राजनीतिक परिवार में, इतने हम्म। सम्मानित परिवार में कोई मतभेद थे या नहीं थे। तो हम्म। इसका कोई मतलब नहीं है। हम्म। तो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, वो जो है उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि परिवार हमेशा एक रहता है, परिवार हमेशा काम आता है। पक्ष हो विपक्ष हो, अपर्णा जी के साथ सभी लोग खड़े थे, परिवार के सारे लोग। चाहे वो अखिलेश जी, तो अखिलेश जी को देख के मैं तो हैरान था कि दुनिया भर में बातें इतनी होती हैं कि परिवार में मतभेद हैं, प्रतीक जी की और उनमें मतभेद, कहीं मुझे तो कोई मतभेद दिखा नहीं। मैं साफ साफ कहता हूं, मुझे कोई मतभेद नहीं दिखा। आदरणीय डिंपल जी इतनी उदास खड़ी थी कि आप देखते रह जाते अगर देखते तो। चाहे वो धर्मेंद्र जी हो, चाहे आदित्य हो, चाहे शिवपाल चाचा हो, चाहे कोई भी हो, पूरा परिवार शोक में था। और ऐसा ही नहीं है, अपर्णा जी चूंकि सनातनी है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती है, पूरी भारतीय जनता पार्टी इस शोक में उनके साथ खड़ी दिखी। चाहे दोनों डिप्टी सीएम्स हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हो, शोक में पूरी भारतीय जनता पार्टी अपर्णा जी के साथ खड़ी दिखी। और आज तक, अभी मैं 15 मिनट पहले उनके घर से आ रहा हूं, सारे लोग उनके साथ है, पक्ष और विपक्ष। ये राजनीति का देखिए, दुख में कोई भी राजनीति हो नहीं हो सकती। दुख दुख होता है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो मैं तो इस बात की सराहना करता हूं और खुले मन से कहता हूं, पक्ष या विपक्ष, अखिलेश जी का परिवार, चाहे शिवपाल जी का परिवार, चाहे कोई भी परिवार, उनका परिवार, पूरा परिवार उनके साथ खड़ा था। अखिलेश जी बहुत मजबूती के साथ, संवेदनाओं के साथ खड़े मिले। जो उन्होंने कहा कि अपर्णा जी जो कहेंगी वही होगा। तो कितना बड़ा डिसीजन है कि एक व्यक्ति चला गया, उसके बाद उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। और अखिलेश जी स्वयं कह रहे हैं कि अपर्णा जी जो निर्णय लेगी वो मान्य होगा। इधर दूसरी तरफ देखिए, जो अपर्णा जी की पार्टी है, वो लोग भी सब साथ खड़े रहे। तो मुझे तो इस बात को मैं बार बार सबसे कह रहा हूं कि देखिए, दुख में कोई भी पक्ष विपक्ष नहीं होता। दुख दुख होता है, सबको उसको दुख की तरह मानना चाहिए। मेरा परिवार है, मैं उस दुख का हिस्सेदार हूं। तो इस पर कोई भी टीका टिप्पणी से आदमी को बचना चाहिए। अच्छा, जो अंत्येष्टि स्थल पर भी जिस तरह की तस्वीरें मिली, मतलब मैं, हम सब लोग खुद उन तस्वीरों को देख करके बेहद भावुक थे। एक तरफ जो बड़ी बिटिया थी वो शांत थी, उतनी ही शांत थी, और छोटी, जिसके बारे में जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, वो एक अलग तरीके से उस मतलब अबोध बालक है, उसको शायद बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, और बड़ी वाली को जब चीजों जिसको चीजें समझ में आ रही थी, वो तो बिल्कुल स्तब्ध दिखाई पड़ रही थी। आपकी तो दोनों से मुलाकात भी हुई होगी। मेरी लगातार दोनों से हुई। बड़ी वाली चूंकि थोड़ी इंट्रोवर्ट है, वो अपने दुख को प्रकट नहीं कर पाती है बहुत। वो सबसे, छोटी वाली बहुत चुलबुली है, वो हिल मिलना जुलना अपर्णा जी के साथ हमेशा आना जाना वो करती है। मैं तो उस बच्ची का अबोध चेहरा मैं घाट पे भी देखता रहा। और जब प्रतीक जी की पार्थिव शरीर घर में अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ था रात भर और सुबह तक, तो उस जो कॉफिन बॉक्स था, रेफ्रिजरेटर था, हम्म। उससे बच्ची वो अपने पापा का चेहरा दिख रही थी। इससे बड़ा दुख क्या होगा कि हम्म। कोई देखेगा उसकी छाती फट जाएगी। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? मैंने सोशल मीडिया पे बहुत लोग बता रहे थे कि कोई लोग टिप्पणियां कर रहे थे कि अपर्णा जी नहीं रो रही है। मैं 15 मिनट पहले उनके घर से आया, फूट फूट के बेचारी रो रही थी। जिस दिन गए, मतलब किसी का दुख आप नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं और अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं। कोई हम्म। किसी को कुछ बता रहा है। भाई जब आप नहीं जानते हैं
तो इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। भाई परिवार उनके साथ खड़ा है, उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके मित्र इष्ट मित्र उनके साथ खड़े हैं, तो अशोभनीय टिप्पणियों को सोशल मीडिया पे करके आपको मिल क्या रहा है? हम्म। आपको कोई जमीन जायदाद मिलने जा रही है, आपको कोई वसीयत मिलने जा रही है, आपको मतलब आप लाभ आपने लाभ किसी तरह मिलने का जा रहा है? क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया है, आपने कोई कोई नहीं बिना तथ्यात्मक बात भाई नहीं, मतलब इसीलिए किसी के ऊपर। इसीलिए इसीलिए कई बार तो लोग इ- स्तब्ध हो जाते हैं, आपको भी पता है कि कई बार दुख में तो आप पर भाव आए या ना आए, अलग अलग तरह के व्यक्तित्व होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि कब वो मैं भड़क जाते अवनीश हैं। जी आपको बताऊं कि मेरी फोटो को सर्कल करके मुझको अमन बता रहे, मतलब आपको ये भी नहीं पता कि मैं मुकेश सिंह हूं या अमन हूं, भाई उनके दोनों हैं। हम्म। आप सर्कल कर करके आप अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब आपको पता भी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है, आपको इंटरनेट आता है, आपको उस पर हम्म। अपना ज्ञान देना है। हम्म। इसीलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए सोशल मीडिया पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाए और ऐसे लोगों को तत्काल जेल भेज देना चाहिए। भाई आप एक परिवार पे छीटाकशी कर रहे हो बिना इसको जाने, जबकि आप ये देख रहे हो कि उनका परिवार उनके साथ खड़ा है, उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके इष्ट मित्र उनके साथ खड़े हैं। आप जज हो, आप कानून हो, आप वकील हो, आप क्या हो, उसके बाद भी आप सोशल मीडिया पे बेलगाम सेंसेशन टिप्पणियां कर रहे हो, क्रिएट करने के लिए सेंसेशन क्रिएट कर अनर। रहे हो, तो इसलिए बचना चाहिए। और मीडिया भी अब इतनी समझदार हो गई, मेरे जितने भी एडिटर फ्रेंड्स थे उन लोगों ने ये तय कर लिया था कि बिना वेरीफाई किए, बिना विसरा रिपोर्ट, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम कोई भी अपने यहाँ कैरी नहीं करेंगे न्यूज। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो जो सम्मानित मीडिया है उसने ये बात समझा, जिसके हाथ में मोबाइल है और जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वही लोग अशोभनीय टिप्पणी कर रहे थे। तो ये एक बड़ी बात एक है टिप्पणी जिसको और बचना बात एक चाहिए। बात को लेकर के आई थी, शायद अगर आप उसका जवाब दें। मैंने तो अभी देखा, थोड़ी देर पहले ही मैं देख रहा था। वो आई जो अपर्णा जी के पिता हैं उनके द्वारा अंत्येष्टि करने को लेकर के। अब भाई भाई अंत्येष्टि का आप बताइए, मुझे आप बताइए, आप अपर्णा जी के यहाँ प्रतीक जी को किसने दिया, किसने नहीं दिया, अभी इसको साइड में रखिए। आप मुझे बताइए, मेरे आपके परिवार में कोई घटना घटती है, कौन देता है अग्नि, कौन नहीं देता है, किस वजह से होता है? क्या हम लोग 100 करोड़ भारतीय हैं, भारत में 125 करोड़ हैं, क्या हर एक के परिवार में जाके ये बात पूछते हैं कि हम्म। तुम भैया तुम्हारे यहाँ किसने दिया, तुम्हारे यहाँ किसने दिया, हम्म। तुमने हिंदू में किया, मुसलमान में किया, तुमने जमीन में दफनाया, तुमने अग्नि दिया, तुम 3 दिन का शोक मनाओगे, तुम 4 दिन का मनाओगे, तुम 13वीं बिठूर में करोगे, तुम यहाँ करोगे, हम्म। ये कौन से भाई क्या क्या ये प्रतीक जी का परिवार का परिवार, निजी विषय है, वो जिसको चाहे ये जैसे निजी चाहे वैसे। विषय है भाई, क्या क्या परिवार को जवाब देना चाहिए समाज में? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हम्म। मुखाग्नि अपर्णा जी के पिताजी ने दिया, उनके भाई ने दिया, अखिलेश जी के परिवार से दिया, अस्थि विसर्जन आदित्य जी ने किया, आपने भी देखा। देखा तो ये देखा। परिवार का निजी विषय है और आपसे ज्यादा समझदार है। हम्म। जो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनसे ज्यादा समझदार अखिलेश जी का परिवार, अपर्णा जी का परिवार, प्रतीक जी का परिवार उनसे 1 लाख करोड़ गुना ज्यादा समझदार है। तो आपको क्यों चिंता है कि किसने मुखाग्नि दी? भाई हम्म। उनके परिवार का विषय है, वो 13वीं कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, सफेई करेंगे, मुखाग्नि किसने दी, 7 दिन का करेंगे, 13 दिन का करेंगे। भाई आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं पूछने वाले? क्या आप 125 करोड़ लोगों के बीच में जा जाके रोज पूछते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ कितने दिन का शौक है? भाई अपनी सहूलियत के हिसाब से 3 दिन में लोग कर लेते हैं, 4 दिन में कर लेते हैं, 10वां लोग 5 दिन में कर लेते हैं, 13वीं कर लेते हैं, तो आप कौन होते हैं पूछने वाले? ये हम्म। किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपर्णा जी के परिवार से ये पूछे कि मुखाग्नि किसने दी। मैं इस बात का पुरजोर कंडेम करता हूं आपके चैनल पर कि इस बात के विरोध होना चाहिए। किसी इस को तरह ये के अधिकार सवाल नहीं है इस तरह के कि वो सवाल उठाने का अधिकार नहीं। उनका निजी विषय है। हम्म। उनका अखिलेश जी का परिवार, अपर्णा जी का परिवार, यादव परिवार, वो तय वो तय करेगा कर। किसने दिया है और कब करेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, सर कहीं भी करें, अच्छा, एक चीज आपको और शरीक होना तो आप वही है। एक चीज और रही होगी जिसको देख करके मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ। मैं अभी इधर उनकी डेथ की खबर आई, सब सुबह सुबह की बात थी। और शायद आपके मेरे किसी के जहन में फिर वही बात है कि मतलब हमने प्रतीक यादव को इतना फिट और इस तरीके से हमेशा देखा ज्यादातर समय, ये कल्पना में भी नहीं था। और एक तरफ उनके मरने मरने के कारणों या मतलब तमाम सारी वो परिस्थितियां, फिर वो उनका पोस्टमार्टम, फिर उनके घर डेड बॉडी को ले आना, फिर अपर्णा जी का एयरपोर्ट से वहां पहुंचना, ये सब चीज तस्वीरें सामने आ रही थी। और उस बीच एक बड़े मीडिया हाउस ने ये खबर छाप दी कि उनकी संपत्ति कितनी है, संपत्ति के विवाद कितने हैं, कितनी संपत्तियों में उनका नाम है। ये बात मेरे को समझ में नहीं भाई है, देखिए, इसको किधर ट्रैक करना चाहते थे। अवनीश जी क्या है
कि जब आप फिंगर पॉइंट करते हो ना किसी की तरफ, तो ये भूल जाते हो कि आपका विषय क्या होना चाहिए। ये सही है कि प्रतीक जी की मृत्यु हुई थी, आपका विषय प्रतीक जी होने चाहिए थे। आप उसको भी एस्केलेट करके उनकी संपत्ति में, उनके रिश्तेदार में उनकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई होनी चाहिए। भाई कोई चीज अगर सस्पिशियस है तो गवर्नमेंट खुद जांच कराएगी। भाई गवर्नमेंट तो रूल से चलेगी ना, जो रिपोर्ट आएगी, अगर सस्पिशियस रिपोर्ट आएगी तो जांच करेगी। आपने उनका उनका पोस्टमार्टम पहले ही शुरू कर दिया। उनकी संपत्ति कितनी है, उनके भाई कितने कंपनी में डायरेक्टर हैं, कितने इसमें। भाई आपका विषय नहीं है ना। हम्म। भाई उनका भाई 100 कंपनी में डायरेक्टर हो, आपका विषय नहीं है। नहीं मैं नहीं, ये सवाल 500 होना, कंपनी और में। ये सवाल हो भी तो विद इन फैमिली होना चाहिए था भाई। नहीं वो उस सवाल किसी वो कोई परिवार के अंदर का उठाता तो, और फिर पोस्टमार्टम हुआ है, मौत के तुरंत बाद आवश्यक समझने यही पर ही यही बात पोस्टमार्टम मैं हुआ। कह रहा हूँ कि यही बात मैं कह रहा हूँ, बात उठानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसका विरोध नहीं करता कि बात नहीं उठानी चाहिए, लेकिन बात का रेलेवेंस होना चाहिए, उसका कंसर्न होना चाहिए कि कॉज ऑफ डेथ से उसका कोई रिलेशन है कि नहीं है। आप जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आप जो है आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मुखाग्नि किसने दी, अरे तुमको क्या करना है भाई, मुखाग्नि किसने दी, वो किसी ने उनके कह दिया, परिवार मैं का सुना, विषय है। किसी ने कह दिया नाखून नीले पड़ गए, चेहरा, मतलब आपने भी सुना होगा ये सब सवाल। अब पता नहीं कौन से चश्मे से उन्होंने देखा, नेकेड आई से देखा या कोई स्पेशल ग्लास लगा ली। ये सब भाई किसने देखा नहीं देखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबको वेट करना चाहिए था। लेकिन और मैं रिपोर्ट भी फिर ये सार्वजनिक बात हो गई। कहूंगा कि ये बात ओरिजिनेट हुई थी, और लेकिन मीडिया ने इस बात को समझ गई कि हमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। तो सम्मानित मीडिया, जितने भी बड़े जिम्मेदार चैनल्स हैं, प्रिंट हैं, किसी ने भी इस बात को नहीं रखा, सब लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फॉलो किया। हम्म। अच्छा, अब आखिरी में ये जानना चाहूंगा कि जो ये परिस्थितियां खास तौर पर अपर्णा जी के परिवार में उनके ऊपर जिस तरीके से आई हैं, अब इसको लेकर के इसके आगे क्या विचार है, किस तरीके से, और दूसरा ये जो घटना हुई उनके साथ, ये समाज में इसको लेकर के भी कुछ इसका कोई टेक है क्या? देखिए क्या है, समाज दोनों तरफ चलता है अवनीश जी, ठीक है। अभी आप अच्छे भले बैठे रहो, आपके पास बहुत अच्छा सब कुछ हो, तो समाज आपकी बड़ाई करेगा। अभी मैं चलते चलते गिर जाऊं और मेरा पैर टूट जाए, यही समाज मुझको कहेगा कि अरे पाप निकल रहे, मुकेश सिंह का पैर टूट गया। समझ गए? तो समाज की परवाह किसी को नहीं करना चाहिए, समाज का सम्मान करना चाहिए। समाज सही बोले गलत बोले, आपको फिक्र, आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने परिवार की सहूलियत के हिसाब से करना चाहिए। रही बात इस परिवार की, परिवार बहुत ही दुख में, बाकी किसी बात की अभी कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई भी बात करना का कोई मतलब नहीं है। प्रतीक जी अभी अभी गुजरे हैं, कोई मतलब नहीं है। सब लोग बैक टू लाइफ हो जाएंगे, बैक टू वर्क हो जाएंगे, लेकिन प्रतीक जी की जो जो यादें हैं वो मिटा पाना परिवार के लिए, सबके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी में हम सब उस विषय पर, किसी भी विषय पर बात ही नहीं आपको करना कोई ऐसी चाहते बात जब। याद आ रही हो अब प्रतीक यादव की, इस वक्त या इस दौर में, इस मोड में, जब ऐसा हुआ नहीं वो कि बहुत क्योंकि बहुत ही उनके पिता की मौत, उनकी माता की मौत पहले हुई, फिर पिता की मौत हो गई, और फिर उनका निधन भी बहुत जल्द हो हाँ, गया। तो ये तीनों क्या है चीजें भी कि कई बार एक साथ जुड़ती देखिए, दिखती हैं। देखिए 38 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती, आपने जीवन का बहुत अनुभव नहीं लिया होता। 38 साल की उम्र में अगर आपके पिता चले गए और माता जी चली गई, तो मेरे पिताजी जब गए थे, मैं भी इसी लगभग इसी एज, बल्कि मैं तो इससे भी छोटा था। 28 साल मुझे अपनी माँ को बचा के रखने में लगे। मैंने उनको पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह अपनी माँ को रखा। प्रतीक जी की और मेरी भी स्टोरी लगभग सेम है, क्योंकि इस डिप्रेशन से निकल पाना, माँ बाप के नहीं रहने का जो डिप्रेशन होता है, हम्म। उससे कोई भी बच्चा, कोई भी जो जिम्मेदार बेटा होगा, उसको निकल हम्म। पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय नेताजी और आदरणीय माता जी के जाने के बाद थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो किसी भी बच्चे को होगा। अगर प्रतीक जी को भी था, तो वो अस्वाभाविक अस्वाभाविक नहीं था, वो स्वाभाविक है। बच्चा अगर अपने माँ बाप से प्यार करता है, आप बच्ची को देख लीजिए, छोटी वाली बच्ची का कल प्ले कार्ड आपने देखा है, तो कैसे कोई बच्चा जो है अपने इतने बड़े दुख से बाहर आ सकता है, उसको समय लगता है। मेरी माता जी को गुजरे 1 साल हो गया, मुझे अभी तक मैं नहीं निकल पाया। तो मुझे जो बात प्रतीक जी की याद आती है कि प्रतीक जी का बहुत एक्सपोजर लोगों से नहीं था, वो अपने काम से काम, डाउन टू अर्थ, इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट विनम्र। ज्यादा थे। हाँ, कई बार हम लोग उनको, उनके हाथों पर टैटू बने हुए थे, उसको लेके हंसी मजाक करते थे। मैं पूछता रहता था कि प्रतीक जी आपने बॉम्बे से कहाँ से बनवाया, वो टैटू को लेके बड़े खुश होते थे। एनिमे अभी मैं थोड़ी देर पहले जब गया, तो एक रात के 1 बजे वो पिक्चर देखने जा रहे थे, उनके फादर मुझे वो किस्सा सुना रहे थे अभी थोड़ी देर पहले।
एक कुत्ते का टांग टूट गया था, उसको उठा लाए रात में बारिश में घर में। तो जो आदमी हृदय से इतना सरल हो, जानवरों के प्रति इतना प्रेम रखता हो, रात के 1 बजे कुत्ते को घर में लेकर के आए, जिसका पैर टूट गया, उसका इलाज कराए, तो ये एक बड़ी बात है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि अब सारी बातों पर, चर्चाओं पर विराम करके, और प्रतीक जी को, सभी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और ये बहुत दुखद घटना थी, अब इसको भूलने में तो समय लगेगा सभी को। और मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने भी चैनल के माध्यम से लोगों से ये कहें कि अब इस पर कोई डिस्कशन न करके इस परिवार के दुख के साथ उनके हिस्सेदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम उन सवालों के थैंक यू। जवाब देने के लिए, उन पहलुओं को सामने रखने के लिए जो इस पूरे प्रकरण को लेकर के सामने आ रहे थे, सोशल मीडिया नैरेटिव्स को कहीं ना कहीं उनका जवाब देने के लिए, और जो सच है वो सामने रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका इस चर्चा में थैंक यू, जुड़ने। थैंक यू, थैंक यू अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।